शिक्षा और स्कूल बर्बाद हो रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा? हम करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारी चिंता इस छत्तीसगढ़ के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जितने भी आपकी सरकारी कंपनी है, जितना भी आपकी सरकारी जमीन है, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? और इसलिए हम ये जिम्मेदारी निभाने के लिए आए। हमारे गांव में एक किस्सा चलता था, सुनिए। गांव में भैंस चुराने वाले लोग आते थे और रात में भैंस, गांव में होता था कि भैंस के गले में घंटी बांधते हैं कि अंधेरे में अगर भैंस हिलती डोलती है तो घर वाले चैन से सोते हैं कि भाई भैंस सुरक्षित है और हम अपना चैन से सो रहे हैं। तो चोर जब आते थे तो भैंस को खोल करके ले जाते थे, तो घंटी चुरा करके कोई और ले जाता था। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो जो गांव वाले जागते थे वो किसके पीछे जागेंगे? जिधर से घंटी की आवाज आ रही है। और बाकी चोर भैंस चुरा करके दूसरे रास्ते ले जाते थे। इसलिए जब अंत में चोर उसको रख के फेंक के भाग गए तो अंत में गांव वालों को क्या मिला? घंटी। और असली चोरी उधर हो गई। मेरा कहना यह है कि इस समय आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? शिक्षा रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? आपके कलम किताब खतरे में है कि नहीं? हम उसी की बात करने आए। रे भाई, ये कहां से गलत बात हो गई? और भारत का संविधान अनुच्छेद 51A इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने देश में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे। ये बात तो आप अपना पर चलाओ, हम अपना चलाएंगे। जिसका सही होगा उसकी बात आगे बढ़ जाएगी। इतना सा ही तो खेल है। अगर शिक्षा और कलम की बात करना, रोजगार की बात करना, सरकारी संपत्तियों के बेचने के रोकने की बात करना, इसका हक कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये लड़ाई है कि नहीं? अच्छा, अब एक बात बताइए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है ना? अब अगर सरकारी चीजें प्राइवेट हाथों में बेची जा रही हैं तो उसमें आरक्षण है क्या? आपका आरक्षण है क्या? नहीं है उसमें आरक्षण। तो मंडल कमीशन कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। क्या हमारी ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्या कि जहां भी इस देश में कोई भी सरकारी गैर सरकारी संपत्ति हो उसमें इस देश के SC, ST, OBC और जितने भी कमेरा लोग हैं उनको उनकी आबादी के अनुपात में वहां जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? यही तो बात हम करने आए। अब आपके छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वहां पर अभी पिछले दिनों आरक्षण बढ़ाया गया ना। एक बात बताइए, जितने लोग ये धर्म वरम की बात करते हो आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? भाई आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। अगर आरक्षण न होता तो हमारे देश में जितने प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने, क्या इतने SC, ST, OBC समाज के कभी बन पाते क्या? जहां आरक्षण नहीं है वहां SC, ST, OBC पहुंच पाए क्या? जैसे न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में 2 शेड्यूल कास्ट के जज हैं और 1 OBC के जज हैं। शेड्यूल ट्राइब का तो कोई जज ही नहीं। ये सवाल पूछना क्या संविधान विरोधी बात करना है क्या? मैंने अभी एक RTI लगाई मेरे अपने YouTube चैनल पर, आप देखेंगे इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज की डेट में जितने भी प्रोफेसर के पोस्ट हैं 90 से 99% SC, ST, OBC के प्रोफेसर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। और आज भी इस देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 41 प्रोफेसर OBC के हैं और 20-25 प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट के हैं और ऐसे ही 10-15 प्रोफेसर शेड्यूल ट्राइब के हैं। और बाकी 90% प्रोफेसर कौन है? मैं नहीं जानता वो उनकी जाति क्या है, मैं नहीं जानता। आप समझदार लोग बताइए वो 90% प्रोफेसर कौन है भाई? उनकी मेरिट कौन चेक करता है? अब एक बात बताइए, अभी भारत में एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कह रही है कि इस देश में 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है। आपने रिपोर्ट पढ़ी क्या? जानते हैं ना वो रिपोर्ट? इसको आसान भाषा में कहूं तो 100 लोग अगर इस देश में हैं और 100 रुपया इस देश का है तो 100 रुपया में से
एक आदमी 40.5 रुपया कब्जा किए हुए है और 50 आदमी केवल 3 रुपया में गुजारा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वो जो 50 आदमी 3 रुपया में गुजारा कर रहे हैं वो कौन से समुदाय के हैं। ये जानना मेरे हक है और इसका अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है। सबसे ज्यादा गरीब कौन है भाई? सबसे ज्यादा बीमारी से कौन मर जाता है? सबसे ज्यादा कौन, किसके प्रोफेसर कम बने हैं, किसके डॉक्टर इंजीनियर कम बने हैं? ये सवाल क्या छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है क्या? आपको अगर कल को कोई आंदोलन करना हो तो आपको अगर 2 विकल्प चुनना हो, कोई धर्म और रंग का आंदोलन हो और दूसरी तरफ आपका आरक्षण जो 76% कर दिया गया, जिस पर एक राज्यपाल बैठी हुई हैं और वो पास नहीं कर रही हैं, तो ये बताइए ये किसका हक मारा जा रहा है? ये सवाल है मेरा आपसे। और अगर आरक्षण मिल रहा है तो आपको अगर आरक्षण मिलता है उसका लाभ आपको मिलता कि नहीं मिलता? आपके बच्चों को शिक्षा मिलती कि नहीं? और जहां आरक्षण नहीं है उसका क्या हो रहा है? इसलिए मंडल आंदोलन आया, तो मंडल आंदोलन के विरोध में इस देश में दूसरा आंदोलन शुरू हो गया। पता है कि नहीं? इस देश में दूसरा आंदोलन शुरू हो गया। हम ये जानना चाहते हैं, हम केवल ये गुजारिश करने आए हैं, ये संविधान, भारत का संविधान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, इन सारी चीजों को लेकर के लड़ाई लड़ने की बात करता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। मैं आपसे एक अपील करके जा रहा हूं, रीड, राइट एंड फाइट। पढ़ाई, लिखाई और लड़ाई का वक्त आ गया है साथियों। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम क्योंकि गलत रास्ते पे थोड़े ही हैं, हम तो हक की बात कर रहे हैं। और हक की बात करना किसी के सामने कोई चीज नहीं है। भगत सिंह ने एक लेख लिखा है, मैं नास्तिक क्यों हूं। आज की डेट में अगर कबीर और भगत सिंह होते तो मुझे तो पता ही नहीं, डर है कि उनका क्या होता। भाई अगर आज की डेट में कबीर साहब होते, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पाए गांठ गठियाई वो बार बार ओका क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू और भारी भाई तो फिर क्यों तोले। काकर पातर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पातर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे दो उमरा न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। इसलिए मैं कबीर, और हम कबीर सिलेबस में पढ़ते पढ़ाते हैं। कबीर का क्या करेंगे? कबीर दास ने लिखा है, क्या लिखा है सुनिए। माटी का एक नाग बना के लोग पूजे, लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। ये तो कबीर का पढ़ रहा हूं ना भाई। और कबीर पर तो अभी बैन नहीं लगा है इस देश में, अभी बोलने की आजादी है ना। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। और क्या कबीर लिख रहे हैं, मूड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मुड़ते भिड़ा न बैकुंठे जाए। ये कौन लिख रहा है? कबीरदास। इसको कौन छपवाया है? भारत सरकार। और इसके लिए क्या कह रहे हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। पढ़िएगा। और इसलिए कबीर साहब, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद साहब और तथागत बुद्ध, इन लोगों ने 2-3 काम किया। वो दो तीन काम करने की हमें इस समय सख्त जरूरत है। पहला काम, किसी भी सांप्रदायिक काम में हमें नहीं जाना है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी सांप्रदायिक काम में हमें नहीं जाना है। हमें किस चीज में जाना है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। गलत कह रहा हूं तो कहिए। एक बात बताइए, आपको अगर कल 2 ऑप्शन मिल जाए, 2 ऑप्शन मिल जाए, एक तरफ इस तरह का कोई काम करना हो और दूसरी तरफ अपने बच्चे का स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बचाना हो, आप किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? ज्योतिबा फुले का नाम सुना है ना आपने? ज्योतिबा फुले के सामने एक संकट था। उन्होंने कहा कि इस देश में महिलाओं और दलितों के बच्चों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो महात्मा फुले ने क्या किया, स्कूल खोलेंगे। किसके लिए? बच्चों के लिए, जो दलित घरों के बच्चे, जो शुद्ध घरों के, अछूत घरों के बच्चे थे, और लड़कियों को।
जिनको पढ़ने से रोका गया उनको पढ़ने के लिए स्कूल खोलने की बात कही गई। इस बात से सबसे ज्यादा कौन नाराज हुआ? उस इलाके के कौन लोग थे? मैं इशारा कर रहा हूं, आप सब जानते हैं ना कौन विरोध किया था? शिक्षा का विरोध कौन किया? सती प्रथा खत्म हो इसका विरोध कौन किया? विधवा विवाह हो इसका विरोध कौन किया? बाल विवाह खत्म हो इसका विरोध कौन किया? वोटिंग अधिकार महिलाओं को भी मिले इसका विरोध कौन किया? महिलाओं को शादी की उम्र बढ़ाई जाए, कम उम्र में ब्याह ना हो, इसका विरोध कौन किया? आप पहचानते हैं कि नहीं? इस देश में किसका किसका विरोध हुआ? और तब जाकर के महात्मा फूले के पिता को जाकर उन लोगों ने समझा दिया कि ये आपका बच्चा धर्म विरोधी काम कर रहा है, ये शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोल रहा है। पिताजी ने बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई ये तुम दोनों ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, अब तुमको दो में से एक चुनना होगा, या तो तुम अपना घर चुनो या तो तुम अपना स्कूल चुनो। हाथ उठाकर बताओ राजनांदगांव के लोगों, क्या ज्योतिबा फूले ने अपना घर चुना था? क्या ज्योतिबा फूले ने अच्छा पुत्र होना चुना? क्या ज्योतिबा फूले ने पिता की बात मानी? क्या ज्योतिबा फूले धर्म वालों से डर गए थे? क्या अरे हम उस पुरखे के वारिस हैं जिसने अपना सब कुछ छोड़ करके स्कूल खोला, और अगर वो ना स्कूल खोला होता तो हम जैसे लोग आज यहाँ खड़े होकर के आंख में आंख मिला करके बात नहीं करते। तो जिस सीढ़ी पर चढ़ करके हम आए हैं वो सीढ़ी हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा रे भाई? अगर स्कूल ना होता तो हम यहाँ नहीं होते, अगर भारत का संविधान ना होता तो हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। ये बात कहना गलत है क्या? डॉक्टर अंबेडकर, मंडल कमीशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, इन सारे लोगों ने कौन सा भारत बनाने की कोशिश की थी? अब मैं आखिरी में कुछ बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। वो ऐसा भारत जो किसी धर्म की किताब से नहीं चलेगा, किसी भी चीज से नहीं चलेगा। एक किस्सा सुनाता हूं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के लोगों। इस देश में जब भारत का संविधान बन रहा था तो कुछ लोगों ने एक सलाह दी थी कि भारत का संविधान भगवान के नाम से शुरू होना चाहिए। कुछ और लोग भी थे जिन्होंने कहा कि खुदा के नाम से शुरू होना चाहिए, कुछ और लोगों ने कहा कि कुछ और नाम से शुरू होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर तो समझदार आदमी थे, पढ़े लिखे थे। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ने का मौका नहीं दिया, पीने का पानी नहीं दिया, पढ़कर लौट कर आए तो घर नहीं दिया रहने को, अधिकारी थे तो उनको फाइल फेंक कर दी जाती थी। फिर भी अपने दम पर कभी विदेश नहीं गए, कभी भागे नहीं, कभी डरे नहीं, और आंख में आंख डाल करके अपने समाज के हित के लिए वो ताउम्र लड़ते रहे। उस आदमी ने जो एक चाल चली उसको सुनिए। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान किससे शुरू होगा? इसको लेकर के अब वोटिंग होगी, और वोटिंग में तमाम खुदा भगवान हार गए, और भारत का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरू होता है। इसलिए हमें उस संविधान को बचाने की जरूरत है। उस संविधान ने हम सबको बराबर बना दिया। जितना इस देश में आस्तिक लोगों को हक है अपनी भक्ति करने का, उतना इस देश में नास्तिक लोगों को हक है अपनी नास्तिकता की बात करने का। जितना इस देश के लोगों को हक है अपने भगवान को पूजने का, उतना ही इस देश को हक है कि जो कोई नहीं मानता है किसी को, उसको पूजने का। और पता है संविधान के पहले भी ये काम हो रहा था। वेदों के बाद षट दर्शन आए, उसमें दो दर्शन सांख्य और वैशेषिक पदार्थवादी वैज्ञानिक चेतना के दर्शन है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो सारे लोग जानते होंगे। चार्वाक और लोकायत कहाँ आया कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घिमम पिबेत और भस्मीभूत से शरीर पुनर्जन्म कुतः भवेत्। ये हमने थोड़ा ही कहा, ये आपके दर्शन में लिखा हुआ। तो जो चार्वाक और लोकायत थे वो भी इसी देश के थे ना। जो पदार्थवादी दर्शन सांख्य और वैशेषिक थे वो भी इसी देश के थे ना। जो अलवार नैनार के बाद सिद्ध परंपरा और नाथ परंपरा आई वो भी इसी देश के थे ना। जो इस देश में कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा की परंपरा आई वो भी इसी देश की परंपरा है ना। नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला से होते हुए, शाहू जी से होते हुए तथागत बुद्ध, और इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया तक आई, वो भी इसी देश की परंपरा है ना। कुछ लोग अपनी परंपरा मानते हैं, हम अपनी परंपरा मानते हैं। उनकी परंपरा में इंसान को इंसान से लड़ाया जाता है, हमारी परंपरा में हर जाति धर्म वाले को एक बताया जाता है। ये फर्क है उनकी परंपरा और हमारी परंपरा में।
उनकी परंपरा में जातिवाद के नाम पर जातियों को लड़ाया जाता है। हमारी परंपरा में हमको ये बताया जाता है कि तुम्हारी जातियां यहाँ बनाई गई हैं, इसलिए जातियों को मत पूजो। हमारा एक पुरखा घासीदास वो क्या लिखते हैं आप सुनिए। उन्होंने लिखा कि जात पात माने नहीं, सत के महिमा गाय, और पावन जेकर आचरण वो सतनामी कहाय। मन के आजुन झम नरो कवव सिर्फ सम्मान, और जात पात ला त्याग के सत बरदेव जो जान। और वो सतनामी समाज के गुरु घासीदास हमारी मोहब्बत की परंपरा में है, और वो लोग जातियों को जात से लड़ाने की परंपरा में है। हम जातियों को जातियों से जोड़कर 90% आवाम को एक करने की परंपरा में है। ये फर्क है हमारे और उनमें। हम मोहब्बत और प्यार की बात करने आए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जब यहां से जाएंगे तो यहां एक झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो झगड़े की बात ही नहीं कर रहे भाई। ये तो कुछ लोग अतिरिक्त उत्साह में आ जाते हैं कि आओ हम तुमको बताते हैं। ऐसे ही कुछ लोग कबीर के खिलाफ भी थे, ज्योतिबा फूले के खिलाफ भी थे। सावित्रीबाई फूले स्कूल पढ़ाने जाती थी तो पत्थर मारते थे। डॉक्टर अंबेडकर को रहने को घर नहीं देते थे। डॉक्टर लोहिया की किताबें नहीं छपने दिए। और तमाम लोग मान्यवर कांशीराम जब जाते थे तो इतना आजीज हो गए कि मान्यवर कांशीराम ने कहा जब वोट देने का ही अधिकार नहीं है तो किस बात का संविधान। उन्होंने कहा अब लड़ाई वॉयलेट और बुलेट दोनों से होगी, तब जाकर के उनको अपना हक अधिकार मिला। नहीं तो सामंती लोग तो जिन जातियों को कहते थे ये छोटी जाति, उनके सामने उनको वोट नहीं डालने देते थे। हमें वोट डालने का अधिकार किससे मिला? भारत के संविधान से। हमें सबको पढ़ने का अधिकार किससे मिला? भारत के संविधान से। हमें अपने आजादी से कोई भी पेशा चुनने का अधिकार किससे मिला? भारत के संविधान से। हमें ब्राह्मण और शूद्र के बीच कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर का अधिकार किससे मिला? भारत के संविधान से। हमें अपना पेशा चुनने का अधिकार किससे मिला? भारत के संविधान से। अपना वोट देकर नेता चुनने का अधिकार किससे मिला? भारत के संविधान से। तो मेरे रायपुर छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव के भाइयों बहनों, आप अपने वोट से ऐसे व्यक्तियों को क्यों चुनते हो जिसकी चिंता स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं है? इशारे में बोल के जा रहा हूं, उसको वोट देना जो आपके बच्चों के भविष्य को बचाएगा। केवल इतना कह के जा रहा हूं। जो दंगा में लगवाए, जो नफरत में लगवाए, जो जातियों को जातियों में तोड़े, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाते हैं कि भाई ये कुर्मी है, ये यादव है, ये जो है ग्वाल है, ये अलग जाति के हैं, तुम्हारा हक उसने छीन लिया, तुम्हारा हक उसने छीन लिया। सतनामी को सतनामी से लड़ाओ, और उसके बाद कबीरपंथी को उनसे लड़ाओ, दलित को दलित से लड़ा दो, आदिवासियों को अलग लड़ा दो। सारे तरफ लड़ाई छिड़ी हुई है। इसको बचाएगा कौन? हम और आप। अगर इस लड़ाई को हम नहीं बचा पाए, एक बात कहिए, हम जब थे या हम जब हैं तो भारत का संविधान इतना बचा नहीं कि हम यहाँ डंके की चोट पर एक कार्यक्रम कर ले रहे हैं और आंख में आंख डाल करके सच बोल ले रहे हैं। ये एक वजह से हो पा रहा है क्योंकि इस देश में भारत का संविधान लागू है ना। इस देश में इतनी बड़ी आबादी आपकी है, तो इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? समाजवादी आंदोलन और अम्बेडकरवादी आंदोलनों का नारा क्या था? 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा।